उस लात से महेश वर्मा का सिर फट गया और उसका शरीर मिनीवैन के पिछले हैच की ओर पीछे की ओर उड़ गया। एक धमाके के साथ हैच तुरंत धंस गया। ये साफ था कि वह बच नहीं पाएगा। विक्रम वर्मा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, उसका चेहरा भयभीत था। एक छोटे से बॉस के रूप में महेश वर्मा निर्दयी होने और बिना किसी संकोच के लड़ने के कारण गिरोह के सदस्यों के बीच उभरा था, जिससे वह सामान्य गुंडों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसकी सारी उपलब्धियां हत्या के माध्यम से अर्जित की गई थीं, उसके हाथों अनगिनत लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि विक्रम वर्मा भी इस छोटे बॉस के सामने केवल सम्मानजनक व्यवहार कर सकता था। जब भी वह उसे देखता तो उसे सम्मानपूर्वक भाई महेश वर्मा कहकर पुकारता था। वह निश्चित रूप से शून्य बॉस का एक विश्वसनीय अधीनस्थ था, अन्यथा वह इतने सारे अधीनस्थों को आदेश देने में सक्षम नहीं होता। फिर भी ऐसा दुर्जय व्यक्ति, एक बिग ब्रदर जिससे सड़कों पर सभी डरते थे, उसके प्रकट होते ही उसे मार डाला गया। उस क्षण विक्रम वर्मा की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसका मन लगातार महेश वर्मा के पिछले अहंकार को याद कर रहा था। और अब उसकी पूरी तरह से असुरक्षा दो अलग अलग लोगों की तरह थी, जो टूटने की भावना से भरी हुई थी। भाई महेश वर्मा बस ऐसे ही चला गया, उसने अविश्वास से कहा। जब महेश वर्मा को लात मारकर मिनीवैन के मेटल में दबा दिया गया तो एक्सप्रेसवे पर मौजूद गिरोह के सदस्यों ने भी एक क्षण के लिए अपनी गतिविधियां रोक दीं। किसी भी युद्ध में अधीनस्थों को दुश्मन के अलावा सबसे अधिक चिंता अपने कमांडर, जनरल या बॉस की होती है। यहाँ तक कि बच्चों की लड़ाई में भी यदि नेता पहले भाग जाए तो बाकी बच्चे तितर-बितर हो जाएंगे। महेश वर्मा की मौत से उनके मनोबल को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे गिरोह के सदस्यों में भय पैदा हो गया। भाई महेश वर्मा चला गया, अब हम कैसे लड़ सकते हैं? भाई महेश वर्मा इतना शक्तिशाली था, फिर भी उसे तुरंत लात मारकर मार डाला गया। हम कैसे लड़ सकते हैं? वह व्यक्ति कौन है? वह इतना खूंखार कैसे हो सकता है कि किसी को लात मारकर मार डाले? वह तो राक्षस है। शून्य गिरोह के सदस्य भयभीत, भ्रमित और डरे हुए थे। उनमें अब लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। वे पीछे हट रहे थे, लेकिन जिन परिवार के लोगों ने कोई दया नहीं दिखाई, उनकी आंखें युद्ध की लालसा से लाल थीं और वे एक के बाद एक वार करके हर खड़े दुश्मन को मार गिरा रहे थे। उसी समय एक अन्य मिनीवैन में समय रजिया भी एक चाकू पकड़े हुए कार से बाहर निकला। वह महेश वर्मा के सबसे करीब था और महेश वर्मा को एक साथ हमला करने का संकेत देने ही वाला था, लेकिन तभी महेश वर्मा की मृत्यु हो गई। वह इतना डर गया था कि वह अपनी कुल्हाड़ी भी स्थिर रूप से नहीं पकड़ सका और वह धड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यदि उसे वह लात लग गई तो उसका क्या होगा। यह निश्चित रूप से महेश वर्मा के भाग्य से बेहतर नहीं होगा। क्या रेयांश मेहता के अधीन ऐसा स्वामी है? समय रजिया हौंकते हुए बोला। फिर घबराहट में उसने देखा कि जिन लोगों को वह लाया था वे भी स्तब्ध थे और व्योम राजपूत के आदमियों से दब गए थे, इसलिए उसने फिर से साहस जुटाया। वह और भी लोगों को लेकर आया था, तो उन्हें इतनी बुरी तरह क्यों पीटा जा रहा था? उसने जल्दी से सबको चिल्लाकर कहा, घबराओ मत, मैं अभी भी यहाँ हूँ। रजिया परिवार आपके योगदान को नहीं भूलेगा। जो भी सबसे पहले व्योम राजपूत या रेयांश मेहता को हटाएगा, मैं समय रजिया उसे बंगो को महेश वर्मा के स्थान पर सफल बनाने के लिए सिफारिश करूंगा। और 5 मिलियन नकद इनाम। रजिया परिवार के यंग मास्टर को आते देख 10 एक्सिक्यूशनर्स की अराजक भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं। इतने बड़े इनाम के साथ उनका मनोबल फिर से जाग उठा और वे जिन परिवार के गुंडों की ओर बढ़ चले। स्थिति को स्थिर करने के बाद समय रजिया ने चुपचाप राहत की सांस ली। कुछ और मिनीवैन दूर से आ गईं। वे 10 एक्सिक्यूशनर्स के दूसरे क्षेत्रीय गिरोह के सदस्य थे जो मदद के लिए आ रहे थे। अधिकाधिक लोगों को देखकर उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। रजिया परिवार के गुंडे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, इस डर से कि उसके साथ फिर से कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, उसकी सुरक्षा की रक्षा कर रहे थे। एक ही समय पर रेयांश मेहता, जो एक्सप्रेसवे के नीचे शांति से शराब पी रहा था और तमाशा देख रहा था, अपने ईयरपीस में बोला, उस चिल्लाने वाले अमीर दूसरी पीढ़ी को अभी मत मारो, वह जीवित रहने में उपयोगी है। वरिष्ठ शिष्य, जो पहले ही चुपचाप पास आ चुका था, ने अपने ईयरपीस में पूछा, समझ गया बॉस। रेयांश मेहता ने फिर कहा, उसे मेरे पास लाने के बाद जल्दी से क्षेत्र को खाली कर दो, ऑफिशियल पक्ष आ रहा है। प्राप्त हुआ। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, सीनियर डिसिपल को एक खूंखार बाघ की तरह एक्सप्रेसवे के किनारे की हरी पट्टी से बाहर आते देखा जा सकता था। कंधे पर लगे एक हथियार से उसने समय रजिया के एक रक्षक को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। फिर बिजली की गति से उसने समय रजिया के सुनहरे बाल पकड़ लिए और उसे पीछे की ओर खींच लिया। समय रजिया के गुंडे उसे बचाने ही वाले थे कि तभी एक और खूंखार बाघ हरी पट्टी से एक लंबी लोहे की छड़ लिए हुए बाहर निकला। जैसे पतझड़ की हवाएं गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती हैं, वैसे ही उसने उन सभी लोगों को बहा ले गया। जैसे ही दोनों एक्सप्रेसवे युद्ध में शामिल हुए, वे जय हो गए, प्राचीन काल के झाओयू की तरह सभी दिशाओं में छा गए। बाजीकवान न केवल मुक्का और पैर की तकनीकों में निपुण हैं, बल्कि ठंडे हथियार भी असाधारण हैं। लोहे की छड़ की मारक क्षमता के भीतर सब कुछ सत्य था, कोई भी एक भी वार को रोक नहीं सका और सब उड़ गए। समय रजिया को वरिष्ठ शिष्य ने घसीटकर जमीन पर गिरा दिया और वह पीड़ा से चीखने लगा। वरिष्ठ शिष्य ने अपने आसपास बेतहाशा लड़ रहे अन्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया और समय रजिया को सीधे नीचे समुद्री भोजन स्टॉल की ओर खींच लिया। किसी ने समय रजिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक प्रकट हुए लौह पुरुष ने उसे रोक दिया। ये लौह पुरुष कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड मॉन्क था। हालांकि उसके पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। उसके शरीर पर पड़ने वाले सभी छुरे न केवल लोहे पर वार करने जैसे लगते थे, बल्कि एक प्रति झटका बल भी उत्पन्न करते थे, जिससे उनके बाघ के मुंह फट जाते थे और लगातार खून बहने लगता था। वाइल्ड मॉन्क का शरीर ही उसका हथियार था।
एक ही थप्पड़ से गिरोह के एक सदस्य की छाती हथेली के निशान के साथ धंस गई और वह खून थूकता हुआ पीछे की ओर उछल पड़ा, मानवीय सीमाओं से परे मजबूत। वह एक हत्या मशीन में तब्दील हो गया, ब्लेड और बंदूकों से बेखौफ। वह जहां भी जाता गिरोह के सभी गुंडे जमीन पर गिर पड़ते। पल भर में उसके चारों ओर एक सुनसान असुर क्षेत्र और निर्वात क्षेत्र बन गया। इन अतिमानवीय शक्तियों के प्रकट होने के साथ शून्य लोगों ने जो थोड़ा बहुत मनोबल प्राप्त किया था वह पुनः दहाड़ते हुए ढह गया। वे थोड़ा भी संभल नहीं पाए, उनके चेहरे भय से भर गए। यहाँ तक कि जिन परिवार के गुंडे और दर्जन भर लोग जो रेयांश मेहता लेकर आए थे वे भी अचंभित रह गए, ये भूलकर कि दोनों पक्ष युद्ध में लगे हुए थे और सभी इस नरसंहार के बोझ का आनंद ले रहे थे। क्या ये अभी भी इंसान हैं? ये कुछ लोग जो हमेशा निदेशक मेहता के साथ रहे हैं वे बहुत असामान्य हैं। मैंने पहले भी उनके साथ शराब पी थी, ये सोचकर कि वे भी हमारी तरह ही साधारण गुंडे हैं। देखो, जिस व्यक्ति ने महेश वर्मा को मारा था वह फिर से हत्या कर रहा है। उसके लंबे पैर मांस की चक्की बन गए हैं, मैं केवल बाद के चित्र देख सकता हूँ। हालांकि इन्हीं कुछ लोगों ने रजिया परिवार के लोगों और 10 एक्सिक्यूशनर्स के सदस्यों को बुलडोजर की तरह कुचल दिया। समय रजिया अभी भी चिल्ला रहा था, उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा जा रहा था। लेकिन अब किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की, किसी ने किसी को शैतान के हाथों से बचाने की हिम्मत नहीं की। विक्रम वर्मा एक बार फिर अचंभित रह गया। क्या मैं भी उन्हीं की दुनिया से हूँ? उसने अविश्वास से कहा। इससे पहले शराब पीते समय उन्होंने वरिष्ठ शिष्य और अन्य लोगों के साथ उत्सुकतापूर्वक बातचीत भी की थी। वह जानता था कि ये कुछ लोग कभी ग्रामीण इलाकों में सुअरों को काटने और सामान ढोने का काम करते थे, जिसकी लंबी टांगें थी वह सामान पहुंचाने वाला था, और गंजा व्यक्ति एक स्टील मिल में भट्टी का काम करता था। उस समय ये कुछ लोग बहुत ही सरल, ईमानदार और सभी को विनम्र लगते थे। फिर भी जब उन्होंने हत्या करना शुरू किया तो वे इतने निर्दयी, स्वच्छ और कुशल थे कि अकेले ही सैकड़ों लोगों से लड़ रहे थे। मैं अंततः समझ गया, निदेशक मेहता, कि आप इतने निडर क्यों हैं। विक्रम वर्मा अपने सीमित अनुभव को महसूस करते हुए कड़वी मुस्कान के साथ बोला। नहीं, तुम नहीं समझोगे। रेयांश मेहता ने उसका कंधा थपथपाया और चिढ़ाते हुए हंसा। इससे पहले कि विक्रम वर्मा पूछ पाता, उसने देखा कि उसके बगल में खड़ा लिटिल शिडी उसके कान में पहने हुए ये पीस पर अपनी उंगलियां चटका रहा था। तुरंत ही छाया में छिपे हुए लगभग 20 अर्थहाउंड्स काले रंग की धारियों में बदल गए और सभी दिशाओं से एक्सप्रेसवे की ओर झपटे। इन अर्थहाउंड्स के गले में कॉलर थे और कॉलर पर वॉकी टॉकी था। उंगलियों के चटकने की आवाज स्पीकर से गूंजती थी और जब तक वे संचार सीमा के भीतर थे अर्थहाउंड्स आदेश प्राप्त कर सकते थे। इस कुत्तों को वॉकी टॉकी देना ये सचमुच धोखा है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। लिटिल शिडी, आप वास्तव में इस विधि का उपयोग करके कुत्तों को नियंत्रित करते हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। विक्रम वर्मा सीधे उछल पड़ा, उसका चेहरा सुखद आश्चर्य और सदमे से भरा था। जोर, उसने अभी अभी लिटिल शिडी को ये कहते सुना था कि उसके द्वारा प्रशिक्षित अर्थहाउंड एक सेना की तरह आज्ञाकारी थे। पहले वह थोड़ा सशंकित था और सोचता था कि कुत्ते इतने आज्ञाकारी कैसे हो सकते हैं। लेकिन अब लिटिल शिडी की उंगलियों के हल्के झटके पर अर्थहाउंड्स को अव्यवस्थित लेकिन व्यवस्थित तरीके से राजमार्ग पर आते देखकर वह लिटिल शिडी के विचार से आश्वस्त हो गया। और लंबी दूरी तक नियंत्रण के लिए कुत्तों को हेडसेट पहनाने का विचार, जो कि एक कल्पनाशील तरीका था, उनके लिए और भी अप्रत्याशित था। ये दृश्य देखकर वह बहुत उत्साहित हो गए। वह स्वयं कुत्तों को पालने और प्रशिक्षित करने के शौकीन थे। अक्सर खाली समय में अपने कुत्तों को पहाड़ों में शिकार के लिए ले जाते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे बड़े शिकार नहीं पकड़ पाते थे, केवल छोटे चूहे ही पकड़ पाते थे। हालांकि लिटिल शिडी के कुत्ते वास्तव में बाघों और तेंदुओं के बराबर थे। ये वास्तव में इस वजह से था कि वह लिटिल शिडी के कुत्ते प्रशिक्षण कौशल की शक्ति को और भी अधिक समझ गया। और रेयांश मेहता, जो ऐसी प्रतिभा को भर्ती कर सकता था, उसके दिल में उसकी स्थिति एक बार फिर रॉकेट की तरह बढ़ गई और वह काव जैसा व्यक्ति बन गया। उसने अपनी उत्तेजना दबा ली। अब अर्थहाउंड्स के जुड़ने के साथ वह देखना चाहता था कि युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा। ये आशीष वर्मा के योद्धा भाई हैं। हर एक इतना शक्तिशाली है कि कोई भी बोल नहीं पाता। व्योम राजपूत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह अच्छी बात है कि रेयांश मेहता मेरा भाई है, वरना अगर मुझे ऐसे दुर्जय शत्रुओं का सामना करना पड़ता तो मैं निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरता। खून से लथपथ राजमार्ग पर जब 20 से अधिक भयंकर जानवर युद्ध में कूद पड़े। रजिया परिवार और 10 एक्सिक्यूशनर्स के लोगों ने जब देखा कि एक अर्थहाउंड आसानी से अपने साथी पर झपट पड़ता है और उसका गला फाड़ देता है तो उनका मनोबल उसी क्षण खत्म हो गया। ये अर्थहाउंड्स बहुत ही खूंखार थे। सीधे खड़े होने पर वे लगभग वयस्कों के बराबर लंबे थे, जो उन्हें डराने के लिए पर्याप्त थे। इसके अतिरिक्त वहां अनेक क्रूर राक्षस थे जो प्राणों की कटाई कर रहे थे। असुर जो अपने नंगे हाथों से ही हथियार चला सकते थे, जिन्होंने एक क्षण में ही अपने आधे आदमियों को मार डाला था, वे लड़ाई जारी रखने का साहस कहां से लाएंगे। इस समय उन्हें अपने विरोधियों की प्रबल शक्ति का गहरा एहसास हुआ। भयभीत होकर उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और भाग खड़े हुए। जिन परिवार के गुंडे उनका पीछा करने वाले थे, लेकिन प्लैनेट स्क्वाड ने उन्हें रोक दिया। अभी तो मैंने पूरा मजा नहीं लिया, वे भाग क्यों रहे हैं? तुम लोग उनका पीछा मत करो, वापस जाओ और बॉस की रक्षा करो। विक्रांत वर्मा ने जोर से उन्हें रोका। फिर वह पूरी गति से मोटरसाइकिल चलाने से भी अधिक तेज गति से उनका पीछा करने लगा और रिंग रोड पर उसका शरीर गायब हो गया। 5 भी पीछा करते हुए अंधेरे में गायब हो गए। इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्होंने अपने पीछे कुछ छवियां छोड़ दी। प्लैनेट स्क्वाड के शामिल होने के बाद लड़ाई एक तरफा जीत में समाप्त हो गई। अर्थहाउंड्स का प्रवेश अंतिम तिनका था जिसने उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया।
जहां तक छोटे नेता समय रजिया का प्रश्न है, वरिष्ठ शिष्य भाई उसे बालों से पकड़कर जमीन पर घसीट रहे थे। उसके महंगे कपड़े घर्षण से फट गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा उसमें दूसरी पीढ़ी के किसी भी प्रकार के धनी व्यक्ति होने का आभास नहीं था। वरिष्ठ शिष्य भाई के खींचने से उसके सिर से खून बह रहा था और वह दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन ये सब बेकार था। विक्रम वर्मा वापस बैठ गया और अपने हैरान मन को शांत करने से पहले उसने एक बोतल बियर पी ली। उन्होंने चमकती आंखों से रेयांश मेहता की ओर देखा और प्रशंसापूर्वक कहा, अध्यक्ष मेहता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सभी ने आपको कम आंका है। रेयांश मेहता मुस्कुराया और कहा, कैसे हो, क्या आप मेरे लिए काम करने में रुचि रखते हैं? विक्रम वर्मा ने हालांकि दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है अध्यक्ष मेहता, मेरे पास पहले से ही एक बॉस है और मैंने अभी तक स्थान बदलने के बारे में नहीं सोचा है। रेयांश मेहता के शांत चेहरे को देखते हुए उन्होंने समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता, बल्कि ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं 10 एग्जीक्यूशनर्स में शामिल होने से पहले आपसे मिला होता तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपका अनुसरण करता, भले ही यह एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में ही क्यों न होता। विक्रम वर्मा सचमुच पछतावा हुआ। बियर की एक और बोतल पीते हुए उसकी आंखें ईमानदार थीं। रेयांश मेहता मुस्कुराया और कहा, आपको दबाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, आप जब चाहें आ सकते हैं। विक्रम वर्मा खड़ा हुआ और उसके सामने झुक गया, ये दर्शाते हुए कि वह उसकी भर्ती की पेशकश को बहुत महत्व देता है, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। एक बार कोई व्यक्ति किसी गिरोह में शामिल हो जाता है तो उसके लिए किसी अन्य गिरोह में शामिल होना छोड़ना जितना आसान नहीं होता, इसमें कई निहित स्वार्थ शामिल होते हैं। दोनों के बीच बातचीत जारी रही और रेयांश मेहता भी बहुत स्पष्ट था। उसने कहा कि वह विक्रम वर्मा की खुफिया संगठन क्षमताओं की प्रशंसा करता है और उसकी मदद पाने की बहुत उम्मीद करता है। तभी विक्रम वर्मा को समझ में आया कि रेयांश मेहता ने उसे भर्ती करने के लिए विशेष रूप से रंगपुर के कैसीनो में ले जाने के लिए कहा था। उन्होंने रेयांश मेहता को उनके सम्मान के लिए पुनः धन्यवाद दिया और कहा कि यदि भविष्य में वह गिरोह से पूरी तरह अलग हो सके तो वह अवश्य उनके पास आएंगे। रेयांश मेहता जैसे बॉस वास्तव में दुर्लभ थे। वह रेयांश मेहता की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वासपूर्ण करिश्मा को महसूस कर सकता था और वह अपने अधीनस्थों की प्रतिभा और क्षमता की खोज करने में अच्छा था। उदाहरण के लिए, लिटिल शिडी द्वारा बनाई गई अर्थहाउंड की पशु सेना रेयांश मेहता का विचार था कि प्रत्येक कुत्ते को वॉकी टॉकी से लैस किया जाए, जिससे लिटिल शिडी उन्हें एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रित कर सके। वरिष्ठ शिष्य भाई ने खून से लथपथ समय रजिया को पीछे खींच लिया, फिर उसके घुटने पर लात मारी, जिससे वह टूट गया और उसे रेयांश मेहता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। दर्द से पसीने से तरबतर समय रजिया ने ऊपर देखा और पहली चीज जिसने उसकी नजर खींची वह एक छोटी लकड़ी की मेज थी, जैसी सड़क किनारे की दुकानों पर मिलती है, जिस पर बचे हुए व्यंजनों का ढेर लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक सज्जन व्यक्ति बीच में बैठा हुआ ऊपर से उसकी ओर देख रहा है। इस आदमी के बगल में एक युवक बैठा था जिसके बाल भी उसके जैसे सुनहरे थे। वह भयावह दिख रहा था, उसकी गर्दन पर एक भयंकर टैटू था। बिना सोचे समझे सुनहरे बालों वाला आदमी व्योम राजपूत होना चाहिए और परिष्कृत आदमी रेयांश मेहता था। समय रजिया ने मानसिक रूप से उनकी पहचान की। उसने व्योम राजपूत को घृणा से कहते सुना, वरिष्ठ शिष्य भाई, इस आदमी के सारे बाल उखाड़ने में मेरी मदद करो। क्या क्लास है, अपने बालों को मेरे रंग के समान रंगने की हिम्मत। समय रजिया का चेहरा पीला पड़ गया। मिलते ही व्योम राजपूत ने सबसे पहले उसके सारे बाल नोचने चाहे, जो बहुत क्रूर था। वरिष्ठ शिष्य भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के समय रजिया की थोड़ी पकड़ ली और उसके सारे सुनहरे बाल बेरहमी से नोच डाले, जैसे बतख के पंख नोच रहे हों। केवल वे ही इसे जान सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार का दर्द अनुभव किया है। समय रजिया की प्रतिक्रिया मिर्गी के दौरे जैसी थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था। एक क्षण में उसका सिर गंजा हो गया तथा उसके रोम छिद्रों से लगातार खून रिसने लगा, जिससे उसका रंग लाल हो गया। तभी व्योम राजपूत ने संतोष के साथ कहा, अब वह देखने में बहुत अधिक अच्छा लग रहा है। रेयांश मेहता ने आशीष वर्मा को अपना फोन निकालने, कैमरा फंक्शन खोलने और समय रजिया को फिल्माने के लिए कहा और कहा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? आप हाय। समय रजिया का चेहरा विकृत हो गया और उसने रेयांश मेहता की ओर थूका, लेकिन ये सब मेज पर गिर गया। रेयांश मेहता पर एक भी बूंद नहीं। विक्रम वर्मा ने समय रजिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, युवा मास्टर रान, बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से जवाब दें, आपको कम कष्ट होगा। अध्यक्ष मेहता ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। जैसा कि आपने देखा है, उनकी क्षमताएं। समय रजिया ने विक्रम वर्मा को घूरते हुए कहा, तुम 10 एग्जीक्यूशनर्स में से एक हो, फिर भी तुम रेयांश मेहता के साथ खड़े होकर अपने गिरोह के सदस्यों को बिना कुछ किए कत्ल होते हुए देख रहे हो। तुम्हारा अंत हो गया। आपको मुझे यहाँ उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों ने बंगबो को नाराज कर दिया है, वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। विक्रम वर्मा ने अपना मुंह खोला लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा, चुप रहा। रेयांश मेहता ने शांतिपूर्वक कहा, लगता है यह मित्र बहुत विनम्र नहीं है। मैं ये करूंगा। व्योम राजपूत ने अपना शरीर तान दिया और एक भयावह मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। फिर उसने शराब की एक बोतल तोड़ दी, केवल आधी छोड़ी, और वरिष्ठ शिष्य भाई से कहा कि वह समय रजिया की पैंट नीचे खींचे। शराब की बोतल उसके छोटे भाई पर जोर से गिरने वाली थी। समय रजिया हौंफने लगा। जब उसकी मर्दानगी को खतरा हुआ तो उसका सारा साहस गायब हो गया। मैं बोलूंगा, मेरे पिता ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। समय रजिया वह हिजड़ा नहीं बनना चाहता था। बोलते हुए वह कांप रहा था। मेरे पिता जिन परिवार के पैसे वापस नहीं करना चाहते हैं और वह इस बात से बहुत नाखुश हैं कि आप लोग आज रात गोल्डन ड्रैगन एंटरटेनमेंट सिटी पर हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपसे निपटने के लिए 10 एग्जीक्यूशनर्स को बुलाया है।
रेयांश मेहता ने अपनी कनपटियां रगड़ी और आशीष वर्मा से, जो उसके पास था, पूछा, क्या तुमने ये सब रिकॉर्ड किया? आशीष वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया। रेयांश मेहता ने सांस छोड़ते हुए कहा, यह अच्छा है, फिर हम आगे जो कुछ भी करेंगे वह उचित होगा। विक्रम वर्मा ने रेयांश मेहता का उत्तर सुना, जो अपेक्षित था, और उसे रेयांश मेहता की आज की सभी गतिविधियां याद आ गईं। वह रेयांश मेहता की योजना को देखकर अपने रोंगटे खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका।